साथियों, आज की हमारी कहानी है पुरस्कार, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। कहानी आर्द्रा नक्षत्र। आकाश में काले काले बादलों की घूमर, जिसमें दीप दुंदुभी का गंभीर घोष। प्राची में एक निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा। देखने महाराज की सवारी। शेषमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सोंधी बास उठ रही थी। नगर तोरण से जय घोष हुआ। भीड़ में गजराज का चामरधारी शुंड उन्नत दिखाई पड़ा। वह हर्ष और उत्साह का समुद्र लोर भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा। मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की। रथों, हाथियों, अश्वारोहियों की पंक्ति जम गई। दर्शकों की भीड़ भी कम न थी। गजराज बैठ गया। सीढ़ियों से महाराज उतरे। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों में उसकी दो धन आम्र पल्लवों से सुशोभित मंगल कलश और फूल, कुमकुम, कीलों से भरे ताल लिए हुए मधुर गान करते हुए आगे बढ़े। महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग ने स्वस्त्य किया। स्वर्ण रंजित हल्की मूठ पढ़कर महाराज ने जूते हुए सुंदर पुष्ट बैलों को चलने का संकेत दिया। बाजे बजने लगे। किशोरी कुमारियों ने खीलों और फूलों की वर्षा दी। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती, गोठ उठती। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह से संपन्न होता। दूसरे राज्यों में भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर योग देते। मगध का एक राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठा बड़े कौतूहल से ये दृश्य देख रहा था। बीजों का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते, तब मधुलिका उसके सामने थाल कर देती। यह खेत मधुलिका का था, जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था। इसीलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका को ही मिला। वह कुमारी थी, सुंदरी थी। पोषो वसन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं शोभित हो रहा था। वह कभी उसे संभालती, कभी अपने रखे अलकों को। कृषक बालिका के शुभ्र बाल पर समकणों का भी कमी न थी। वे सब बरौनियों से गूंदे जा रहे थे। सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मुस्कुराहट के साथ सिरे उठते, किंतु महाराज को बीज देने में उसने शिथिलता नहीं की। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे, विस्मय से, कौतूहल से, और अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को। आहा, कितना भोला सौंदर्य, इतनी सरल चितवन। उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका के खेत को पुरस्कार दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं। वह राजकीय अनुग्रह था। मधुलिका ने थाली सिर से लगा दी, किंतु साथ ही उसने स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दिया। मधुलिका की उस समय की ओजस्वित मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। महाराज की मुकुटी भी जरा चढ़ी ही थी कि मधुलिका ने सविनय कहा, देव, यह मेरे पितृपितामहों की भूमि है। इसे बेचना अपराध है, इसीलिए मूल्य स्वीकार करना मेरे सामर्थ्य के बाहर है। महाराज के बोलने से पहले ही वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर से कहा, अबोध, क्या बक रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है। फिर कौशल का तो ये सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है कि आज से राज की रक्षण पाने के अधिकारिणी हुई, इस धन से अपने को सुखी बना। राज की रक्षण के अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मेरा कोई विरोध न था, नहीं, किंतु मूल स्वीकार करना असंभव है। मधुलिका उत्तेजित हो उठी। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा, देव, वाराणसी युद्ध के अनंतम वीर सिंह मित्र की यह एकमात्र कन्या है। महाराज चौक पर सिंह मित्र की कन्या, जिसने मगध के सामने कौशल की राजलक्ष्मी थी, उसी वीर की मधुलिका कन्या है।
हाँ देव, सबने मंत्री ने कहा। इस उत्सव के परंपरागत नियम है मंत्रीव्रत। महावार ने महाराज ने पूछा। देव, नियम तो बहुत साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है, वह भी अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, अर्थात भू संपत्ति का चौगुना मूल्य उसे मिलता है। उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष वर्ष देखता है, वह राजा का खेत कहा जाता है। महाराज को विचार संघर्ष से विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। महाराज चुप रहे। यह घोष के साथ सभा विसर्जित हुई। सब अपने अपने शिविरों में चले गए, किंतु मधुलिका को उत्सव में फिर किसी ने न देखा। वह अपनी खेत की सीमा पर विशाल मधु वृक्ष के चिकनी हरे पत्तों की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही। रात्रि का उत्सव अब विश्राम ले रहा था। राजकुमार अपने सम्मिलित नहीं हुआ, अपने विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। आंखों में नींद न थी। प्राची में जैसी गुलाली खिल रही थी, वह रंग उसकी आंखों में था। सामने देखा तो मुंडेर पर कपोती एक पैर पर खड़ी पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। अरुण उठ खड़ा हुआ। द्वार पर सुसज्जित अश्व था। वे देखते देखते नगर तोरण पर जा पहुंचा। रक्षकगण ऊँघ रहे थे। अश्व के पैरों में के शब्द से चौंक उठे। युवक कुमार तीर सा निकल आया। किंतु देश का तरंग प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। घूमता घूमता अरुण उसी मधुर वृक्ष के नीचे पहुंचा। वह मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए किन निद्रा में सुख ले रही थी। अरुण ने देखा, एक छिन्न माधुलिका वृक्ष की शाखा के च्युत होकर पड़ी है। सुमन मुकुलित प्रगढ़ निस्पंद थी। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत दिया उस सुषमा को देखने के लिए, परंतु कोकिल बोल उठी। जैसे उसने अरुण से प्रश्न किया, छी, तुम्हारे की सोए हुए सौंदर्य की दृष्टिपात करने वाले दृष्ट, तुम कौन? मधुलिका की आंखें खुल पड़ी। उसने देखा एक अपरिचित युवक। वह संकोच से उठ बैठी। भद्रे, तुम ही न कल के उत्सव की संचालिका रही हो? उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था। कल उस सम्मान, क्यों आपको कल का स्वप्न सता रहा है भद्रे? क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे? मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी। मेरे उस अभिनय का, मेरी विडंबना का, आह, मनुष्य कितना निर्दय है, अपरिचित। क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग। सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे इधर की भावना अब गुथन में रहना नहीं जानती। उसे अपने राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ। आप नंदन बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। आप मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया है। मैं दुख से विकल हूँ। मेरा उपहास न करो। मैं कौशल मेरे से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है। मैं उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उससे मुझे कितना ही दुख हो। तब तुम्हारा रहस्य क्या है? यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। राजकुमार नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न खिंचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने न आता। मधुलिका उठ खड़ी हुई। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। किशोर किरणों में उसका रत्न दीप चमक उठा। अश्व वेग से चला जा रहा था। मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत न हुई? उसके हृदय में टीस सी होने लगी। वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई दूर देखने लगी। मधुलिका ने राजा का प्रतिपादन अनुग्रह नहीं किया। एक दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्ण कुटीर थी। सूखे डंठलों से उसकी दीवार बनी थी। मधुलिका का वही आश्रय था। कठोर परिश्रम से जो रूह का अन्न मिलता, वही उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। दुबली होने पर भी उसके अंग में तपस्या की कांति थी। आसपास के कृषक उसका आदर करते। वह एक आदर्श बालिका थी। दिन सप्ते महीना वर्ष बीतने लगे। शीतकाल की रजनी, मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़, धूप, मधुलिका का छाजन टपक रहा था। ओढ़ने की कमी थी। सोकर वह एक कोने में बैठी थी। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी। जीवन के सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरणों को तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ घटती रहती है। आज बहुत दिनों पर उसे बीती हुई बात स्मरण हुई। 2 नहीं 3 वर्ष
हुए होंगे। इसी मधुर के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था? वे अपने हृदय से पूछने लगी। उन चाटुकारी शब्दों को सुनने के लिए ही उत्सुक सी वह पूछने लगी, क्या कहा था? दुख, दुग्ध, हृदय उन सपनों की बातों को स्मरण रख सकता था, और स्मरण ही होता तो भी कष्टों की इस काली निशान में मैं वह कहने का साहस करता। हाय रे विडम्बना! आज मधुलिका उस बीचे क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। दारिद्र्य की ठोकर ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया है। मगध की प्रसाद माला के देवक का काल्पनिक चित्र उसे सूखे डंठलों के रंध्रों से नम्य बिजली की आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। फुलवाड़ी खुशबू जैसे सावन की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकता है, वैसे ही मधुलिका का मन ही मन कह रही थी, अभी वह निकल गया। वर्षा में भीषण रूप धारण किया, गड़गड़ाहट भरने लगी, ओले पड़ने की संभावना थी। मधुलिका अपनी जर्जर झोंपड़ी के लिए कांप रही थी। सहसा बाहर कुछ शब्द गूंजा, कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंठलों के कपाट खोल दिए, बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा था। सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार! मधुलिका! आश्चर्य से युवक ने कहा। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई। इतने दिनों के बाद आज फिर? अरुण ने कहा। कितना समझाया मैंने, परंतु मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत करने देना नहीं चाहती थी। उसने कहा, और आज आपकी यह क्या दशा है? सिर झुकाकर अनिल ने कहा, मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध में विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथिनी कृषक बालिका, यह भी एक विडंबना है। तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। एक काल की निस्तब्ध रजनी, थोड़ी सी धुली हुई चांदनी, हाड़ कपा देने वाला शरीर, तो भी अरुण और मधुलिका की वाणी में उत्साह था। किंतु अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर बोलता। मधुलिका ने पूछा, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों के साथ रखने की क्या आवश्यकता है? मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। ये मेरे जीवन मरण के साथी है, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता हूँ? अब करता ही क्या? क्यों? हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते। अब तो तुम भूल ना करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ। मैं राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। निराश क्यों हो जाऊं? अरुण के शब्दों में कंपन था। वह जैसे कुछ कहना चाहता था पर कह न सकता था। नवीन राज्य हो, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं। भला कैसे? कोई ढंग बताओ तो मैं भी कल्पना का आनंद ले लूं। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हारी रानी के सम्मान में सिंहासन पर बैठाऊंगा। तुम अपने चुने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो। एक क्षण में सरल मधुलिका के मन में प्रसाद का अंधड़ बहने लगा, द्वंद्व मच गया। उसने कहा, आह, मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। अरुण ठिठाई से उसके हाथों को दबाकर बोला, तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो। युवती का वक्ष स्थल फूल उठा। वह हाँ भी नहीं कह सकती थी, ना भी नहीं। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव किया। कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से न जाने दिया। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों के पंख लगाकर तुम्हें इस कौशल सिंहासन पर बिठा दूं मधुलिका। अरुण के खड़क का आतंक देखोगी? मधुलिका एक बार कांप उठी। वे कहना चाहती थी नहीं, किंतु तुम मुझसे मतलब क्या? सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है। मैं जानता हूँ तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वह स्वीकार न करेंगे, और मुझे यह भी दुख है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी। दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत होता। और उन्होंने कहा, तुम बोलती नहीं हो, तो कहो कि वह करूंगी। मंत्रमुग्ध सी मधुलिका ने कहा। स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्धनिर्दित अवस्था में आंखें मुखरित किए हैं। एक चामर धारिणी युवती पीछे खड़ी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही है। चामर के शुभ आंदोलन उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचालित हो रहे हैं। तांबूल वाहिनी प्रतिभा के समान दूर पड़ी है।
प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। आंखें खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है, आने दो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई, उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है? 3 बरस हुए देव, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। ओह, तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल मांगने आई है क्या? अच्छा तुम्हें मिलेगा प्रतिहारी। नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि, दुर्ग के दाक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि, वहीं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायक मिल गया है जो मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी बनाना होगा। महाराज ने कहा, प्रसन्न बालिके, यह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है, इस पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है, तो फिर निराश लौट जाऊं? मित्र की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी ये प्रार्थना देव, जैसी आज्ञा हो। जाओ, तुम सब जीवियों को उसमें लगाओ। अमात्य को आज्ञा पत्र देकर देने का आदेश करता हूँ। जय हो देव, कहकर प्रमाण करती हुई मधुलिका राजमंदिर से बाहर चली गई। दुर्ग के दक्षिण भयावने नाले के तट पर घना जंगल है। आज मनुष्यों के पथ संचार से शून्यता भंग हो रही थी। अरुण की छिपी हुई मनुष्य स्वतंत्रता के इधर उधर घूमते थे। झाड़ियों को काटकर पथ बन रहा था। नगर दूर था, फिर उधर यूं ही कोई नहीं आता था। फिर अब तो महाराज की आज्ञा से वहां मधुलिका का अच्छा सा खेत बन रहा था, पर इधर इसको चिंता होती। एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो चली थी। निबिड़ वन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने नीड़ को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरणें झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। अरुण ने कहा, 4 पहर और विश्वास करो, प्रभात में ही इस जीव कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वासित में एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिका, भयानक अरुण, तुम साहस में चकित हो रहे हो। केवल 100 सैनिकों से तुम रात के 30 दोपहर मेरी विजय यात्रा होगी, तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? अवश्य, तुम अपनी झोपड़ी में ये रात बिताओ। प्रभात से तो राजमंदिर ही तुम्हारा नीला निकेतन बनेगा। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के लिए उसके कल्याण कामना शंसक थी। वह कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। ऐसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा, अंधकार अधिक हो गया है, अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों की अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए। तब रात भर की विदा मधुलिका उठ खड़ी थी। पति की झाड़ियों से उलझती हुई क्रम के बढ़ने वाले अंधकार में वह झोंपड़ी की ओर चली, पर अंधकार में था। मधुलिका का हृदय भी निबिड़ तन से गिरा था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरता नष्ट हो गई। जितनी सुख कल्पना थी, वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ, यदि वह सफल न हुआ तो? फिर सहसा सोचने लगी, वह क्यों सफल हो? सावरती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए? मगध का चिर शत्रु हो, उसकी विजय कौशल नरेश ने क्या कहा? सिंह मित्र की कन्या, सिंह मित्र कौशल का रक्षक वीर, इसी की कन्या आज क्या करने जा रही है? नहीं मधुलिका जैसे उसके पिता इस अंधकार में पुकार रही थी, तब पगली की तरह चिल्ला उठी। रास्ता भूल गई। रात एक पहर बीत चली, पर मधुलिका अपनी झोंपड़ी तक न पहुंची। वह उधेड़ वन में विचित्र सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंह मित्र, कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित होती जाती। उसे सामने आलोक दिखाई पड़ा। वह बीच पथ में खड़ी हो गई। प्राय 100 उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे थे। आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक था। उसके बाएं हाथ में अश्व की बल का, दाएं हाथ में नग्न खड्ग। अत्यंत वीरता से वह टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी, परंतु मधुलिका बीच पक्ष में हिली नहीं। प्रमुख सैनिक पास आ गया, पर मधुलिका अब भी नहीं हिली। सैनिक ने अश्व रोककर कहा, कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। तब एक दूसरे सैनिक अश्वारोही ने कड़क कर कहा, तू कौन है स्त्री? कौशल के सेनापति को उत्तर शीघ्र दे।
रमणी जैसे विकारग्रस्त से मैं चिल्ला उठी, बांध लो मुझे, बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध भी ऐसा किया है। सेनापति बोले, पगली है, पगली नहीं, यदि वही होती तो इतनी विचार वेदना क्यों करती। सेनापति, मुझे बांध दो, राजा के पास ले चलो। क्या है, स्पष्ट करो। श्रावस्ती का दुर्ग एक पहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा, दक्षिणी नाले के पार उनका आक्रमण होगा। सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही? मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों के नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं 20 अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वारोही के साथ बांध दी गई। श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र था। इस रात्रि में अपने वेदिक वैभव का स्वप्न देख रहा था। भिन्न राजवंशों ने इसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया है। अब वह केवल कई गांवों का अधिपति है, फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिखने में वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है। जब थोड़े से अश्वारोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग द्वार पर रुके, तब दुर्ग के प्रहरी चौंक उठे। उल्का के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना, द्वार खोला। सेनापति घोड़े की पीठ से उतरे। उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो, 200। उन्हें शीघ्र ही एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द की 200 को लेकर तुम शीघ्र ही चाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो। आलोक और शब्द न थे। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा, वह खोल दी गई। उसने अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राजमंदिर की ओर बढ़ी। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वे अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो गए थे, किंतु सेनापति और साथ में मधुलिका को देखते ही चंचल हो गए। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्थिति के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा। महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखकर कहा, सिंहमित्र की कन्या, फिर यहाँ क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है? कोई बाधा? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की भूमि इसे दी है। क्या उसी संबंध में तुम कुछ कहना चाहते हो? देव, किसी के शत्रु ने उसी और आज की रात दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है और इस स्थिति में मुझे पत्र में संदेश दिया है। राजा ने मधुलिका की ओर देखा। वे कांप उठी, घृणा और लज्जा से भरी जा रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका, ये सत्य है? हाँ देव। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्र करके तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सेनापति के चलने पर राजा ने कहा, सिंहमित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल को उपकार किया है। ये सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यही ठहरो, पहले उन आतिथियों का प्रबंधन कर लो। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ। दुर्ग उल्का के आलोक में अतिरंजित हो गया। भीम ने जयघोष किया। सबके मन में उल्लास था। श्रावस्ती दुर्ग आज दस्यु के हाथ में जाने से बचा था। आबाल वृद्ध नारी आनंद से उन्मुख हो उठे। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हिंकार करते हुए कहा, वध करो। राजा सबसे सहमत होकर आज्ञा दी। प्राण दंड। मधुलिका बुलाई गई तो पगली सी आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका, तुझे जो पुरस्कार लेना हो मांग। वो चुप रही। राजा ने कहा, मेरी निज जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा, मुझे कुछ न चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांग ले, तो मुझे भी प्राण दंड मिले। कहती हुए बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। पुरस्कार। जयशंकर प्रसाद। लेखक परिचय। जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद युग के महत्वपूर्ण कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ये अजीब संयोग है कि काशी में उन दिनों हिंदी के 3 दिग्गज साहित्यकार मौजूद थे। तीनों चिंतन और लेखन के स्तर पर समय और समाज के यथार्थ को अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त कर रहे थे। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद रामचंद्र शुक्ल एक ही देश और काल में रचनारत थे। जयशंकर प्रसाद कविता और कहानी दोनों ही मोर्चों पर एक साथ सक्रिय थे। अन्य विधाओं में अपनी रचनात्मक सक्रियता के कारण वे कहानी को केंद्रीय विधा के रूप में भले ही प्रतिष्ठित न कर सके, फिर भी कहानी के प्रति उनके मन में गहरी दिलचस्पी थी। गुंडा, पुरस्कार, आकाशदीप, राम, गुलाम, तानसेन, जहां आरा जैसी कहानियां उनकी रचनात्मक क्षमता का प्रमाण है। प्रसाद की आरंभिक कहानियों का संकलन 1912 में
छाया से प्रकाशित हुआ था, जबकि अंतिम कहानी संग्रह इंद्रजाल उनके निधन के 1 वर्ष पहले सन 1936 में प्रकाशित हुआ था। काव्य और नाटक के साथ साथ प्रसाद ने कहानी, उपन्यास एवं निबंध को एक विशिष्ट पहचान दी। प्रसाद अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लेखक थे, किंतु अपने युग के प्रति उदासीन नहीं थे। हाँ, ये जरूर है उनके समकालीन प्रेमचंद्र के लेखन में तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक हलचलों की जैसी मुखर अभिव्यक्ति मिलती थी, वैसी प्रसाद के यहाँ नहीं है। दरअसल संस्कृति, इतिहास और भारतीय दर्शन के प्रति उनकी विशेष दिलचस्पी ने उनके सृजनात्मक सरोकारों को एक अलग दिशा में मोड़ दिया, जहाँ वे अपने युग की हलचलों का वैसा तथ्यात्मक और यथार्थवादी चित्रण नहीं कर सके जैसा प्रेमचंद की कथा साहित्य में मिलता है। यहाँ पर इन दोनों लेखकों के रचनात्मक धरातल पर अंतर साफ साफ झलकने लगता है। प्रसाद भारत की गरिमा और गौरव का बखान सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कर रहे थे। इस तरह वे अंग्रेजों की पराधीनता से उपजी भारतीय जनता की हताशा और पीड़ा को उसके गौरवगान में सहलाना चाहते थे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि प्रसाद अपने लेखन में निज चित्रण शैली को अपनाते हैं, उससे उनकी गंभीरता और कलात्मक उत्कर्ष देखने ही बनता है। प्रसाद जिस समय कहानियां लिख रहे थे वह स्वाधीनता आंदोलन में उत्कर्ष का काल था। देश में क्रांतिकारी आंदोलन सक्रिय था। ऐसे में प्रसाद इन घटनाओं से पूरी तरह निर्लिप्त हो ऐसा संभव नहीं था। स्वाधीनता की चेतना उनके यहाँ बहुत मुखर रूप में नहीं बल्कि परोक्ष और मध्यम रूप में दिखाई देती है। महत्वपूर्ण है कि प्रसाद ने इस मुक्ति चेतना को इतिहास से जोड़कर अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। कहना न होगा कि उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को व्यक्त करने का प्रयास किया, जहां उनके पात्र जातीय अभियान और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। पुरस्कार उनकी ऐसी ही कहानी है जिसमें प्रेम और मुक्ति चेतना का विकास लक्षित किया जा सकता है। कौशल के प्रसिद्ध परंपरागत उत्सव में राज्य द्वारा मधुलिका की कृषि भूमि अधिग्रहित कर ली जाती है, लेकिन वह उस भूमि के बदले राजा से पुरस्कार लेना स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वह उसकी पैतृक संपत्ति थी जिसे बेचना वह अपराध समझती थी। मधुलिका द्वारा स्वर्ण मुद्राओं का स्वीकार और जीवन यापन के लिए कठिन श्रम उसकी देशभक्ति और ईमानदारी का प्रमाण है। राष्ट्रीय प्रेम एवं मुक्ति चेतना का एक अन्यतम उदाहरण और है, जहाँ कौशल के कब्जे की योजना बनाते अरुण का रहस्य व राजसैनिकों के समक्ष उत्पादित करती है। पुरस्कार स्वरूप को प्राणदंड के रूप में प्रस्तुत कर देती है, क्योंकि राजा ने अरुण को प्राणदंड आदेश दिया था और मधुलिका अरुण से प्रेम करती थी। कितने गहरे अंतर्द्वंदों से मधुलिका को गुजरना पड़ा होगा। एक तरफ मातृभूमि की रक्षा का सवाल, दूसरी ओर प्रेम का लहराता समय। दोनों में से वह किसी चुने निश्चय ही यह प्रश्न अस्तित्व को मत रहा होगा। लेकिन मधुलिका ने जिस मूल्यवान का परिचय दिया उसे देश और प्रेम दोनों के प्रति ईमानदारी के संदेह नहीं किया जा सकता। प्रसाद अपनी रचनाओं में प्रेम, राष्ट्र के प्रति अथवा मनुष्य के प्रति को विशेष महत्व देते हैं। मधुलिका का पुरस्कार के रूप में प्राणदंड की मांग और अरुण के साथ खड़ा हो जाना प्रेम की पराकाष्ठा का प्रमाण है। प्रसाद की कहानियों में देश प्रेम, मानव प्रेम, मुक्ति चेतना इस तरह अपना स्वरूप ग्रहण करते हैं। उनको यहाँ किसी बड़े संघर्ष का कोई चित्र नहीं दिखाई देता। भाषा के स्तर पर भी बेहद काव्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों की भरमार होती है। ऐतिहासिक पौराणिक आख्यानों के साथ ही इस भाषा का व्यवहार संभव है। प्रेमचंद अथवा बाद के कथाकारों ने जिस पृथ्वी स्पर्श किया, वहाँ प्रसाद की कोमल कांत पदावली काम न कर पाती। यही कारण है कि एक ही समय में भिन्न भिन्न वस्तु का आग्रह होने के कारण प्रसाद और प्रेमचंद की भाषा बहुत अंतर दिखाई देती है। लेकिन ये जरूर है कि राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श और नैतिकता का जो भाव प्रबल था वह प्रसाद और प्रेमचंद दोनों की कथा साहित्य में मिलता है। कहना न होगा कि प्रसाद ने इतिहास, पुराण और संस्कृति का उपयोग अपनी युगीन आवश्यकताओं के संदर्भ में जनता की इच्छा आकांक्षाओं को स्वर देने के लिए ही किया है।